हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है, मैं इसको बीमारी बोलूँगा, कि जो हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योर होने के चांसेस बहुत कम हैं। जब बच्चा 11-12 साल का होता है तभी से उसकी दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। कि जब दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कि कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ हो गया उस पेशेंट को। हार्ट अटैक के कारण ही कई बार सडन कार्डियक डेथ भी हो जाती है। एंड स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एनी हार्ट प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, मैं नव्या बेरी newsnumber.com देख रहे अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कार्डियोलॉजी की फील्ड के बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट पर्सनालिटी डॉक्टर अमित जैन, जो कि हैं MBBS MD फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमृतसर, DM इन कार्डियोलॉजी फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। उनके पास है 17 साल का रिच एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी। उन्होंने 20,000 से ज़्यादा सफल दिल के ऑपरेशन किए हैं और उन्हें मिल चुकी हैं US और यूरोप की प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स भी। इसी के साथ साथ उन्हें ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सो आई वेलकम यू टू newsnumber.com डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले डॉक्टर, मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा कि मेडिकल साइंसेज में काफ़ी स्ट्रीम्स रहती हैं, बट आपने कार्डियोलॉजी ही क्यों चूज़ की? कार्डियोलॉजी क्यों चूज़ की? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन माय स्कूल वे बैक इन 1990s, तो यूजली क्या होता था, सब फ्रेंड्स आपस में पूछते थे यार क्या बनना है बड़े होके, तो एक ही दिमाग में बात आती थी, दिल का डॉक्टर बनना है। और इनफैक्ट हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर है नहीं। आई एम द फर्स्ट डॉक्टर इन माई फैमिली। तो शुरू में यही था कि माई एल्डर ब्रदर इज़ इंजीनियर, तो ये था कि बड़ा ब्रदर इंजीनियर है तो मुझे डॉक्टर बनना है। शुरू से रुझान भी इस तरफ था कि मेडिकल फील्ड इज़ अ वेरी गुड फील्ड, एंड माइंड में ये भी था कि हाँ पुअर पेशेंट्स की हेल्प करनी है, मरीज़ों का इलाज करना है। एंड आउट ऑफ ऑल दोज ब्रांचेस कार्डियोलॉजी इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच लगती थी जिसमें मतलब सुना था और रियलाइजेशन होती थी कि पेशेंट को हम बचा सकते हैं। सो उस मोटिव को माइंड में लेके जब मेडिकल फील्ड में उतरे, धीरे धीरे MBBS किया, फिर MD की, एंड देन इट बिकेम माई मोटिव कि नहीं अब कार्डियोलॉजी ही करनी है। वांटेड टू बिकम ए हार्ट स्पेशलिस्ट। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर, अगर सबसे पहले हम हार्ट प्रॉब्लम्स की बात करें तो हार्ट ब्लॉकेज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इसके रीजंस क्या रहते हैं और किस तरह इन्हें अवॉइड किया जा सकता है? देखिए, हार्ट ब्लॉकेजेस जो है, सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, आपने हार्ट ब्लॉकेजेस की बात की। हार्ट ब्लॉकेज जो हमें एक लगता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही हार्ट की ब्लॉकेजेस आती हैं, मतलब ये बूढ़े लोगों को आती हैं, ओल्ड एज में जाके आती हैं, ऐसा नहीं है। हार्ट ब्लॉकेजेस जो हैं वो बचपन में ही हार्ट की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी, बट एक फैक्ट है कि जब बच्चा 11-12 साल का होता है तभी से उसकी दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। और आप ये सोच सकते हैं कि इतनी यंग एज पे जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा, और एक एज स्टेज ऐसी आएगी जब वो कोलेस्ट्रॉल दिल की नसों में इतनी ब्लॉकेज पैदा कर देगा कि आदमी को एक प्रॉब्लम, एक लेवल पे जाके प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने के, और जैसे उसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस फैक्टर है, मोटापा, ओबेसिटी है। लेकिन अगर हम आज की डेट में बात करें तो एक जो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ इनटेक ऑफ फ्राइड फूड, जंक फूड, जो बच्चों में, मैं क्यों इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों में जो जंक फूड खाने की आदत है वो बचपन में बहुत ज़्यादा होती है। पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, समोसे, पूड़ी, ये सब चीज़ें, फ्राइड फूड बहुत सारा इनटेक होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये जो कोलेस्ट्रॉल हम डाइट बचपन में शुरू कर दें लेने के लिए, वो धीरे धीरे अंदर जमती रहेगी और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बिल्कुल। सो डॉक्टर, जैसे आपने बात की कोलेस्ट्रॉल की, तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है क्या? देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक, आप ये कह सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे लीवर में, बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है।
70% जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर है वो लीवर से बनता है, हमारे अंदर ही बनता है। लेकिन 30% कोलेस्ट्रॉल ऐसा है जो हम खाना खाते हैं, रूटीन में जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उससे हमारे शरीर में पहुंचता है। सो जो अंदर बन रहा है उसको तो हम नहीं रोक सकते, वो तो हर आदमी के अंदर बन रहा है। प्रॉब्लम इज़ जो एक्स्ट्रा हम कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी हम बाहर से ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्राइड फूड, तली हुई चीज़ों के माध्यम से जो हम कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर जा रहा है वो जाके हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, यानी कि जिस तरह हमने सुना है कि कोलेस्ट्रॉल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हम इसे इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो बाहर से हम फूड इनटेक ले रहे हैं, जो फ्राइड फूड कह सकते हैं या जंक फूड है, जो उससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, और जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। अब कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो हम बाहर से जो फ्राइड फूड ले रहे हैं ना, जैसे तली हुई चीज़ें, वो बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती हैं। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल हम किसको बोलते हैं, दैट इज़ HDL, जिसको हम HDL बोलते हैं, दैट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जो हम तली हुई चीज़ों से जो ले रहे हैं, फ्राइड फूड से जो हम ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, जो जंक फूड से जो कोलेस्ट्रॉल हम ले रहे हैं, दैट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। सो हमें उन बैड कोलेस्ट्रॉल को हमें अवॉइड करना है। डॉक्टर, जैसे कि आपने बात की कि आजकल छोटी एजेस में, या मैं कह सकती हूँ कि यूथ में हार्ट प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो इसका मेजर रीज़न क्या है? देखिए, यूथ में हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न्स की बात करें तो एक तो जैसे मैंने बताया कि आज का खान पीन, जैसे बचपन में ही जो खान पीन है आजकल, वो जंक फूड, फ्राइड फूड की तरफ ज़्यादा रुझान है बच्चों का। वीकेंड हमें पिज़्ज़ा खाना है, वीकेंड हमें बर्गर खाना है, आज मम्मा पापा ये खिला लो, ये खिला लो। बेसिकली जो फ्राइड फूड और जंक फूड की जो एक चलन चल पड़ा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही है यूथ में। सेकंड, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आप अपनी उम्र के साथ बढ़ते हो, तो आपको नौकरी है, 100 तरह की चीज़ें आती हैं, परेशानी है, स्ट्रेस फैक्टर। मेरा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल जो सबसे मुझे ज़्यादा लगता है वो है स्ट्रेस फैक्टर। आज की डेट में यूथ में स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है, एंड स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एनी हार्ट प्रॉब्लम। जैसे जैसे स्ट्रेस आपकी लाइफ में बढ़ता है, वो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाता है। सो जंक फूड हो गया, खान पीन हो गया, स्ट्रेस फैक्टर हो गया। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है स्मोकिंग। आज की डेट में जो यूथ है स्मोकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसको देखो खासकर बड़े शहरों में, जैसे जैसे मेट्रोपॉलिटन्स में चले जाओगे, वहाँ पे तो स्मोकिंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड और फैशन आप कह सकते हो चल पड़ा है, और ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ावा देता है। ओबेसिटी, मोटापा, जैसे आप जंक फूड खाओगे, आजकल के बच्चे देखो, आजकल खेल कूद रही नहीं है, घर पे टीवी के आगे बैठे हुए हैं, मोबाइल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से, मोटापे की वजह से भी हार्ट प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ एक जो रीज़न्स हैं, इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं, जो आज के बच्चों को कह लो या यूथ को कह लो, हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रहे हैं। मोर ओवर एक ये भी फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है कि यूथ में पीयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो उन्हें इवेंचुअली बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे ले जाता है कि ऑल राइट, अच्छा मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूँ, मैं भी ऐसा करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये चीज़ भी है। डॉक्टर, व्हेन इट कम्स टू हार्ट, तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है टर्म, तो बेसिकली बीपी है क्या? देखिए, ब्लड प्रेशर का जो हमारी दिल की नसें हैं, जो पूरे बॉडी में दिल से खून का प्रवाह लेके जाती हैं, जो ब्लड की सर्कुलेशन है, वो एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, एक प्रेशर जनरेट होता है हमारी नसों में, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जिसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है दैट इज़ 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और नीचे वाला दैट इज़ 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सो इस रेंज के ऊपर 120/80 के ऊपर जो भी ब्लड प्रेशर है दैट इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। और अभी तो जो लेटेस्ट जो गाइडलाइंस आई हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके अनुसार एनी ब्लड प्रेशर अबव 130/80 इज़ हाई ब्लड प्रेशर। जो पहले 140/90 था, अब उन्होंने और नीचे ले आए हैं उसको। अब एनी ब्लड प्रेशर लेवल अबव 130 ऊपर वाला, और नीचे वाला अगर 80 से ऊपर है, सो दैट इज़ टेकन एज ए हाई ब्लड प्रेशर। तो उससे क्या हुआ है कि जो इंसान जो अपने आप को, जिसका बीपी 110, 130, 140 के बीच में रहता था,
और नीचे वाला 80 और 90 के बीच में भी रहता था, वो पहले अपने आप को नॉर्मल मानता था। लेकिन अब ये गाइडलाइंस आने के बाद वो भी हाइपरटेंशन का या ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो गया है। तो इससे अप्रॉक्सीमेटली 15% पॉपुलेशन जो है वो ब्लड प्रेशर के दायरे में आ गई है। सो ब्लड प्रेशर इज़ जो ब्लड का जो प्रेशर है, जो हार्ट की वेसल्स के ऊपर, जो बॉडी की वेसल्स के ऊपर है, उसको ब्लड प्रेशर है। लेकिन एज के साथ साथ जैसे कोलेस्ट्रॉल जमता शुरू होता है, उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सो एक लेवल के बाद उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। सर, क्या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को ही हम हाइपरटेंशन टर्म करते हैं? हाँ जी, हाई ब्लड प्रेशर को ही हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो डॉक्टर, जिन लोगों को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो क्योर हो सके? देखिए, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है, मैं इसको बीमारी बोलूँगा, कि जो हम ट्रीट कर सकते हैं। क्योर होने के चांसेस बहुत कम हैं। क्योर, जैसे मैंने आपको बताया कि 10% पॉपुलेशन में ही ब्लड प्रेशर के कुछ एक ऐसे रीजंस होते हैं, कारण होते हैं, जिसको हम ट्रीट करें तो ब्लड प्रेशर क्योर हो सकता है। अगर हम उन कंडीशंस को, उन रीजंस को ट्रीट कर देंगे तो ब्लड प्रेशर क्योर हो सकता है। लेकिन 90% पॉपुलेशन में कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है। सो जिसमें कोई रीज़न नहीं है, कारण नहीं है, तो हम उसको क्योर नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ ट्रीट कर सकते हैं। सो 90% पॉपुलेशन में अगर ब्लड प्रेशर है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलर डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाइए। अपने ब्लड प्रेशर को जो लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि इट शुड बी समवेयर अराउंड 120-80 के आसपास इनका ब्लड प्रेशर रखना है। वो मेडिसिन से आप उनको प्रॉपरली आप मेडिसिन लीजिए डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली। सॉल्ट इनटेक वो आप रिड्यूस करिए। सॉल्ट इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे एडेड सॉल्ट, स्पेशली एडेड सॉल्ट का मतलब ये है कि हम जैसे सैलड में सॉल्ट डाल लिया, जूस में सॉल्ट डाल लिया, हम दही में, कर्ड में सॉल्ट डाल के खा रहे हैं, तो एडेड सॉल्ट को हमें रिड्यूस करना है। सो बेसिकली हम एडेड सॉल्ट को रिड्यूस करें, अपने रेगुलर मेडिसिन्स लें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है एक्सरसाइज का। इसके लिए हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें। और रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है कि हम 30 to 40 मिनट्स वॉक, स्पेशली ब्रिस्क वॉक, हम हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन जरूर करें। इन सब चीज़ों से करने से आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा और कंट्रोल भी रहेगा। ओके, सो डॉक्टर, एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो हार्ट पेशेंट्स के लिए कितनी लेवल की एक्सरसाइज जो है वो आप रेकमेंड करते हैं? और क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी केसेस सुने हैं जिसमें वो लोग बहुत अगर तेज़ वॉक करें तो उनके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, अगर वो एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लें तो भी उनके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। एक पॉपुलेशन है, एक ऐसा पॉपुलेशन है जिनको हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करिए, एटलीस्ट 5 days इन ए वीक, वो आप ज़रूर करिए, ठीक है। लेकिन जो कार्डिक पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, जैसे आपका क्वेश्चन है कि जो कार्डिक पेशेंट है, तो उनको हम उनकी कंडीशन के हिसाब से एडवाइस करते हैं कि जैसे हमने सपोज कोई पेशेंट को अभी हार्ट अटैक हुआ है या उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, उसका हार्ट कमज़ोर है, उसके हार्ट की पंपिंग कम है, तो हम उनको ये अभी एडवाइस नहीं करते कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए या आप रोज़ इतनी 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करिए। वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर है कि हम उनको कितनी एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। बट अगर एक पेशेंट हार्ट की पेशेंट भी है लेकिन वो स्टेबल चल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको धीरे धीरे रिकमेंड करते हैं कि हाँ, आप अपने रूटीन में आइए, आप भी अपना 30 to 40 मिनट्स वॉक करिए, लेकिन उस लेवल तक जहाँ पे आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, जहाँ आप कंफर्टेबली जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। और स्पेशली जो हम कार्डिक पेशेंट्स हैं, उनमें हम जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, पंपिंग कम है, या उनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका हुआ है, तो हम उनको, जैसे कई लोगों को जिम का बहुत शौक है, तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि जिम में जो वेट लिफ्टिंग वगैरह है वो आप अवॉइड करिए, आप एरोबिक एक्सरसाइज करिए। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है कि आप जैसे वॉक करिए, जॉगिंग करिए, ट्रेडमिल करिए, बट जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे डंबल्स उठाने हैं या वेट्स उठाने हैं, वो आप अवॉइड करिए, स्पेशली जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है। ओके, यानी एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सोचे कि अरे हम तो हार्ट पेशेंट्स हैं तो हम घर पे बैठ जाएं, हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, तो वो एक मिथ है। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस आप एक्सरसाइज करिए। बिल्कुल, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप अपना वर्कआउट जारी रख सकते हैं, बट कीजिए ज़रूर। जी बिल्कुल। डॉक्टर, हार्ट डिजीजेस को लेकर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं?
देखिए हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जैसे मैंने अब पहले भी बात करी इस चीज़ के बारे में, ब्लड प्रेशर, जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ पेशेंट को उसमें हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, स्मोकिंग है, जो स्मोकिंग करते हैं उसमें ब्लड प्रेशर होने के, शुगर होने के या हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और स्पेशली जो फ्राइड फूड है वो आप खा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो ये कुछ एक जो रिस्क फैक्टर है। जो फिजिकल इनएक्टिविटी, एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ, फिजिकल इनएक्टिविटी, जो एक्सरसाइज आप रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप जो हैबिचुअल है सेडेंटरी लाइफस्टाइल के, सो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाती हैं। डॉक्टर, व्हाट इज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बेसिकली? कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब बेसिकली है कि जो दिल की नसें हैं, जो दिल की वेसल्स हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरीज। सो जब कॉरोनरी आर्टरीज में, जहाँ आप कह सकते हो कि दिल की वेसल्स में, हार्ट की वेसल्स में जब कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, और इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, कि जब दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया उस पेशेंट को। और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बड़े सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। मतलब कॉरोनरी डिजीज़ एक सिंपल एंजाइना के साथ भी पेश हो सकता है, कि पेशेंट एक सिंपल एंजाइना के साथ प्रेजेंट कर सकता है। एंजाइना का मतलब है कि मैं चलता हूँ तो मुझे छाती में भारीपन फील होता है, मुझे जबड़ों में दर्द आता है, बाजू में दर्द आता है, या चलने पे मुझे सांस फूलती है, धड़कन बढ़ती है, मुझे थकावट महसूस होती है, या चलने पे छाती में जलन फील होती है। तो ये इसको हम बोलते हैं एंजाइना। ये भी एक कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का टाइप है। लेकिन सबसे जो इसका खतरनाक रूप है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, वो है हार्ट अटैक। एकदम से, जैसे आपने सुना है कि किसी मरीज़ को एकदम से छाती में दर्द होना शुरू हो गया और वो लगातार परसिस्ट कर रहा है, तो उसको जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। और हार्ट अटैक के कारण ही कई बार सडन कार्डियक डेथ भी हो जाती है। सडन कार्डियक डेथ का मतलब है कि जैसे आपने सुना होगा कि अभी तो इंसान बिल्कुल ठीक था, चाय पी रहा था, कॉफ़ी पी रहा था, आराम से लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, और एकदम से वो कोलैप्स हो गया। या रात को सोते हुए सोया, आम आदमी इंसान अच्छी तरह सोया, बिल्कुल परफेक्ट था, ऑल राइट था, लेकिन सुबह वो उठा ही नहीं। सो कुछ एक आपने ये सुना होगा। तो इसका कारण क्या होता है कि सडन कार्डियक डेथ, और सडन कार्डियक डेथ का जो एक कारण है वो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमना। ओके, सो डॉक्टर, अगर ये सब चीज़ें अवॉइड हमें करनी है, जैसे कि आपने बात की सडन कार्डियक डेथ की, तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफस्टाइल? बहुत हद तक हमारी लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। लाइफस्टाइल जैसे वही सब चीज़ें हैं कि स्ट्रेसफुल है लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, हमारे में रिस्क फैक्टर्स, हाइपरटेंशन है, शुगर है। सो ये सब चीज़ें अगर हम मिला लेते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। ओके डॉक्टर, आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चल पड़ा है कि सबके पास अपने पॉकेट डॉक्टर्स होते हैं, जिन्हें मैं कहूँगी गूगल। वो लोग गूगल पे अपनी प्रॉब्लम्स सर्च करते हैं कि हमें ये हो रहा है, तो हमें किस तरह के सॉल्ट लेने चाहिए, यानी कि किस तरह की मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। तो ये किस हद तक सही है? देखिए, गूगल आज की डेट में सबसे बड़ा डॉक्टर है। सो गूगल बाबा जी हम बोलते हैं, हम भी गूगल बाबा जी बोलते हैं इसको। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ ठीक है, अगर आपको कुछ एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी चीज़ के बारे में, तो कुछ हद तक ठीक है, आप गूगल से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट गूगल आपको आपकी बीमारी के बारे में, या आपको ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, या किस प्रॉब्लम के कारण आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आपको नहीं बता पाएगा। तो वो आपको बता पाएंगे आपके डॉक्टर्स। ठीक है, सो गूगल की आप हेल्प ले सकते हैं, बट गूगल के ऊपर आप एब्सोल्यूट रिलाई नहीं कर सकते हैं। सो आप एक थोड़ा सा उससे हेल्प लेके आप अपनी बीमारी के बारे में थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा बीमारी के अवेयरनेस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको रियल सेंस में अगर मैं बोलूं तो गूगल से बढ़ के आपके अपने डॉक्टर्स हैं, तो उनकी एडवाइस लेनी चाहिए रादर देन रिलाइंग ऑन गूगल। बिल्कुल सही बात की आपने डॉक्टर की, हमें हमेशा प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से, रादर देन हम हमेशा सेल्फ मेडिकेशन पर जाएं। उससे बेटर यही होगा कि वी शुड कंसल्ट आवर डॉक्टर।
डॉक्टर किस तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए एक हार्ट पेशेंट को? देखिए, हार्ट पेशेंट हो या मैं ये कहूँगा कि हार्ट पेशेंट ना भी हो, तो जो एक लाइफस्टाइल जो एक आम बंदे को अडॉप्ट करना चाहिए, मैं उस पे एक तवज्जो देना चाहता हूँ। लाइफस्टाइल में सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उसकी एक नियमित जांच, रेगुलर चेकअप डॉक्टर के पास ज़रूर करवाइए। फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करिए, जैसे मैंने बताया कि रूटीन में आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जितना हो सकता है कि 30 to 45 मिनट्स आप ज़रूर एक्सरसाइज करिए। खान पीन का अपना परहेज़ रखिए। फ्राइड फूड, तली हुई चीज़ें, जंक फूड, इन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ से आउट कर दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको एक दिन कभी ना कभी जाके प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। स्मोकिंग, जो मैं सबसे बड़ा जो मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग को आप छोड़िए। सिगरेट आपको बहुत नुकसान पहुँचा रही है और ये आपको पता नहीं चलेगा, एक दिन सडनली आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना सिगरेट स्मोकिंग की जो हैबिट है वो आप छोड़ दीजिए। मोटापा, जिनको मोटापा है उसको भी वर्जिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि मोटापे को आप डिक्रीज़ करिए। स्ट्रेस फैक्टर को आप कम करिए अपनी लाइफ में, जितना स्ट्रेस है उसको योगा से, मेडिटेशन से, फैमिली फ्रेंड स्पोर्ट्स से आप अपने आप को, जो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए ताकि आपका स्ट्रेस फैक्टर जो है वो कम हो। सो इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो डेफिनेटली आप अपने हार्ट प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना जा रहे हैं। डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर के एक प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन भी कैटेगराइज किया जाता है और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी के लिए एक दूसरे भगवान के समान हैं। तो मैंने सुना है कि आप अपना नया हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर रहे हैं जलंधर में, तो वहाँ पे व्हाट स्पेशल वुड यू ऑफर देयर? जी बिल्कुल सही सुना है आपने। मैं यहाँ पे अपना एक नया कार्डियक सेटअप लेके आ रहा हूँ जलंधर हार्ट सेंटर के नाम से, फुटबॉल चौक में, जिसमें हम सारी लेटेस्ट मशीनरी लेके आ रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की जितनी भी मशीनरी है, हम लेटेस्ट इलाज लेके आ रहे हैं कार्डियक पेशेंट्स के लिए, स्पेशली कार्डियक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि आज की डेट में कार्डियक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उनको सही और अफोर्डेबल प्राइस पे इलाज देने के लिए हम जलंधर हार्ट सेंटर के नाम से अपना कार्डियक सेटअप लेके आ रहे हैं। मैं फर्दर ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस पे हम इलाज देने वाले हैं और फ्यूचर में हम यहाँ पे फ्री कैंप्स भी लगाएंगे, स्पेशली पुअर पॉपुलेशन के लिए। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, पुअर पॉपुलेशन है, जो इतनी महंगी कार्डियक ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जैसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स की, तो स्पेशली जो पुअर पॉपुलेशन है वो मेरे माइंड में हमेशा बचपन से, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से मेरे माइंड में उनके लिए एक बहुत क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए हैं और एक लेवल पे पहुँचे हैं, तो मेरा वो टच अभी भी उन लोगों के साथ है जो ये हार्ट केयर की अफोर्डेबिलिटी जो है इसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो स्पेशली पुअर पॉपुलेशन के लिए भी हम फ्री कैंप्स लगाएंगे, उनका फ्री चेकअप करेंगे, उनको जितनी पॉसिबल होगा हम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट में उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे। दैट्स रियली नाइस डॉक्टर। आपकी बात सुन के मुझे इवेंचुअली ऐसा फील हो रहा है कि वाकई डॉक्टर का प्रोफेशन जो है वो एक नोबल प्रोफेशन मैं ही कहूँगी, बिकॉज़ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी उस हिसाब से जी नहीं पाते, जबकि उन्हें भी जीने का उतना ही बराबर हक है जितना कि हमें है, बट जस्ट लैक ऑफ फंड्स की वजह से वो ये चीज़ नहीं कर पाते। सो वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक। मैं चाहूँगी कि आपका हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पुअर से पुअर लोगों की भी हेल्प कर पाए। डॉक्टर, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि दिल है तो जहाँ है, दिल है तो जहाँ है, तो हमें इसका ख्याल शुरू से ही रखना पड़ेगा, दिल को संभाल के रखना पड़ेगा, इसका ख्याल शुरू से रखना पड़ेगा, क्योंकि दिल से ही आगे आपकी ज़िंदगी चलने वाली है। दिल ठीक है तो आपकी ज़िंदगी ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे व्यूअर्स को कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने उनके साथ शेयर की है। इट वॉज़ एन ऑनर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।